भव्या पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपक जी, जो हमें बताएंगे कि हमें आजकल जीवन शैली में हम सुनते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक आ रहे हैं और साइलेंट हार्ट अटैक की वजह से लोगों की मौत हो रही है, उसका क्या कारण है। तो मैं डॉक्टर दीपक जी का स्वागत करती हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। हाँ जी सर। धन्यवाद भव्या जी, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के बारे में जो है लोगों का थोड़ा सा ध्यान एकत्रित करके उनके बहुत सारे डाउट्स क्लियर करूं। जी सर। तो आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं आप मुझसे पूछिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके सब सवालों का सही जवाब देके जी सर आप लोगों को नॉलेज पहुंचाऊं कि कैसे हार्ट की डिजीज़ से हम बच सकते हैं और अगर किसी को हो जाए तो हमको क्या करना चाहिए। जी। तो सर आजकल की जीवन शैली में इतने हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं? आजकल जो हार्ट अटैक की संख्या बढ़ गई है उसका बहुत सारे कारण हैं। जी सर। जो हमारे इंडियंस में सबसे बड़ा कारण है जेनेटिक, क्योंकि जेनेटिकली जो है हम बाकी रेसेस से ज़्यादा एट रिस्क होते हैं। जी। जो अगर कंपेयर करें तो जापानीज़ से हमारा 20 टाइम्स ज़्यादा रिस्क है। हाँ जी। और अमेरिकन से भी 4 टाइम्स ज़्यादा है, चाइनीज़ से भी 6 टाइम्स ज़्यादा है। तो वो हेरिडिटरी रिस्क जो है वो अभी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे जैसे पेरेंट्स को अगर हुआ था हार्ट का प्रॉब्लम तो हमारे को भी संभावना है कि होने की ज़्यादा चांसेस है जी। लेकिन उस पर भी काफ़ी रिसर्च हो रही है और अब वो फॉर्चुनेटली ऐसी दवाइयाँ भी खोज निकाली हैं जिससे कि हम अपने जो LDL लेवल्स को डाउन रख सकें। तो वो केवल जैसे एक इंजेक्शन लगाने से ही हमारे जेनेटिक मैनिपुलेशन करके हम उनको फिर इस तरह से उनके जीन्स मैनिपुलेट हो जाएंगे कि उनका LDL लेवल बढ़े ही ना। तो उससे फिर जो ज़्यादा एट रिस्क हैं हार्ट डिजीज़ के, जिनको कि हमको पहले से पता है कि इनको हार्ट अटैक आने का रिस्क है, उन लोगों का हम LDL लेवल इतना लो रख सकते हैं कि उनको हार्ट अटैक ना ही आए जी। तो बाकी इसके अलावा जो हमारा लाइफस्टाइल है, हाँ जी बिल्कुल, उसके बहुत ही गहरा प्रभाव होता है हमारे ऊपर। और जो जेनेटिक तो हम क्योंकि कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमको अपने लाइफस्टाइल के रिस्क फैक्टर शुरू में ही पता चल जाएं तो अगर हम उनको कंट्रोल करेंगे तो हमारे जो प्रोग्रेशन है डिज़ीज़ की, हाँ जी, कि जो हमारे को संभावना है कि हमारे को हार्ट डिज़ीज़ जेनेटिकली हमारे को रिस्क ज़्यादा है, लेकिन हम उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे को पूरी ज़िंदगी हो ही ना, और अगर हम बहुत अच्छे से स्लो डाउन ना कर सकें, कम से कम इतना हो सकता है कि जो डिज़ीज़ हमको जल्दी होनी थी वो हमको कम से कम 10-20 साल लेट हो जाए तो उसकी हम प्रोग्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं जी, अच्छा लाइफस्टाइल रहने से। बिल्कुल। और तीसरा कारण जो आजकल हो रहा है कि जो स्पेशली कोविड के बाद, हाँ, कोविड पैंडेमिक के बाद जो है ये पाया गया है कि पिछले 2 साल में जितनी स्टैटिस्टिक्स बताती हैं कि जो 25 से लेके 44 साल की एज ग्रुप है जी, उसमें सडन हार्ट अटैक होने का जो रिस्क है वो ऑलमोस्ट 29.6% बढ़ गया है। ओके। तो जो यंग लोगों को ज़्यादा हार्ट अटैक हो रहे हैं, तो इसका मेन कारण ये होता है कि जब कोविड होता है तो हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है, हमारे क्लॉट फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है जी, ब्लड वेसल्स के अंदर, तो उसकी वजह से हमारे हार्ट अटैक्स की टेंडेंसी भी बढ़ जाती है जी। और अरिदमिया होने का, जो हार्ट फड़कने का रिस्क भी बढ़ जाता है जी। और जो यंग एज में हार्ट अटैक अगर हो जाए, अगर उनके क्लॉट बन जाए जी, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो फेटल होगा, क्योंकि जब स्लोली ब्लॉकेजेस बढ़ रही होती हैं तो हमारी जो कुछ कुदरती भगवान ने जो कोलेट्रल सर्कुलेशन बनाई है, जो छोटी छोटी नालियाँ हैं जो कनेक्ट करती हैं एक दूसरे वेसल्स को जी, वो धीरे धीरे खुलती रहती हैं। जैसे जैसे हमारी ब्लॉकेज बढ़ती है, हमारी एज बढ़ती है, अगर हम फिज़िकली एक्टिव हैं तो हमारी वो नालियाँ खुलती रहती हैं। लेकिन यंगस्टर्स जो हैं और स्पेशली जो इनएक्टिव यंगस्टर्स हैं उनकी वो डेवलप नहीं होती, तो इसलिए अगर उनकी नाली ब्लॉक होगी तो टोटल ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाएगा उस पार्ट का, तो इसलिए वो सडनली कोलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जी। तो ये 3 मेन कारण हैं। बाकी जो है हमारे बहुत सारे हैं जो हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो कारण हैं उनको भी अगर हम कंट्रोल करें तो हमारा हार्ट अटैक होने का रिस्क चांसेस कम हो जाए, कम हो सकते हैं।
सर जैसे कोई व्यक्ति अकेला है घर पे और उसे हार्ट अटैक हो रहा है और हॉस्पिटल काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो उस दौरान उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि जब किसी को हार्ट अटैक हो जाए, सबसे पहले तो हमको ये असर्टन करना पड़ेगा कि उसको हार्ट अटैक हो रहा है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि हार्ट अटैक के टिपिकल सिम्टम्स नहीं होते बहुत सारे लोगों को। हाँ जी। और कई बार कन्फ्यूजन में जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम जो है ना वो वेस्ट हो जाता है। बिल्कुल। तो जब हार्ट अटैक होता है तो हर मिनट की देरी जो है ना वो हमारी ज़िंदगी के कीमती दिन कम करती है। जी बिल्कुल। और जो फर्स्ट आवर होता है उसको गोल्डन आवर बोलते हैं। तो अगर हम फर्स्ट आवर के अंदर अंदर जो आर्टरी ब्लॉक हो रही है, अगर हम उसको खुलवा दें तो जो है हमारे डेथ के चांसेस भी कम हो जाते हैं और हमारे जो मसल के डैमेज होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। लेकिन जितना फर्दर डिले होता है 1 घंटे के बाद, उसमें हमारा कुछ मसल जो है ना वो मिनट बाय मिनट वो डेड होना शुरू हो जाता है। तो 7-8 घंटे गुजर जाने के बाद जो होता है ना हमारा सिग्निफिकेंट मसल जो है वो हमेशा के लिए डेड हो जाता है। तो उसके बाद भी जब हम लेट इलाज के लिए पहुंचते हैं तो इलाज तो हो जाएगा, लेकिन उतना बेटर और बेस्ट रिज़ल्ट नहीं आएगा जितना कि अगर पहले आने से होता है। तो उससे जो हम बाद में, जैसे बहुत सारे पेशेंट हैं वो हार्ट अटैक से बच तो जाते हैं, लेकिन उनकी पंपिंग जो हार्ट की है वो कमज़ोर हो जाती है। हाँ जी। और फिर वो उसको पेशेंट को फिर वो सारी ज़िंदगी जो है वो कमज़ोर हार्ट के साथ काम करना पड़ता है और वो फिर हार्ट फेलियर का एक पेशेंट बन जाते हैं। जी। तो उसके लिए फिर उनको फिर लाइफ लॉन्ग उस चीज़ के लिए कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ता है। लेकिन अगर हम उनको टाइमली अगर ट्रीट कर देंगे तो पंपिंग चाहे कितनी भी कमज़ोर होगी वो, तो अगर मसल में जान हो तो वो वापस रिस्टोर हो जाती है और वो पेशेंट को नॉर्मल पंपिंग भी आ जाती है फिर बाद में। ओके सर, जब सर हार्ट अटैक आ रहा हो उस दौरान हमें कौन सी दवा का यूज़ करना चाहिए? जब हार्ट अटैक आ रहा हो तो उस टाइम अगर तो कोई हार्ट पेशेंट है या आपको कोई किसी के पता है कि रिस्क इनको ज़्यादा है, तो हमको घर में कुछ ब्लड थिनर होते हैं, जैसे एस्पिरिन की गोली होती है, तो वो अगर हम रखते हैं घर में तो वो हम इमीडिएटली दे सकते हैं पेशेंट को। और कुछ गोलियां होती हैं जो खून का दौरा थोड़ा बढ़ाती हैं, जिसको सॉर्बिट्रेट बोलते हैं, तो उस तरह की गोलियां होती हैं। अगर वो गोली आपके पास पड़ी है तो उसको तुरंत दे सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पेशेंट को वॉक वगैरह नहीं ज़्यादा कराना, एक्सर्शन नहीं कराना है, उनको लाइंग डाउन रखना है रेस्टिंग कंडीशन में, और फटाफट फ़ोन करके एम्बुलेंस को आप बुलाइए। और आजकल जो होता है वो आपके पास जनरली 5-10 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच जाती है जी। और आपके घर से ही, आपके डोर स्टेप से ही उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है जी। तो उसमें जैसे और भी बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो वहाँ पे एम्बुलेंस में भी उपलब्ध होती हैं। हाँ और उनकी मॉनिटरिंग वहाँ से शुरू हो जाती है। उनके कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे ट्रोपोनिन टेस्ट होता है, ECG होता है, तो वो वहीं से फ्लैश हो जाते हैं जो सेंटर को, कार्डियक सेंटर जो नियर बाय होता है। और कुछ दवाइयाँ होती हैं जैसे बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, या फिर जैसे पेन को रिलीव करने के लिए उनको, और एंजाइटी को रिलीव करने के लिए मेडिसिन होती है, ऑक्सीजन उनको लगाना पड़ता है। और उनको अगर हार्ट की ब्लड प्रेशर डाउन जा रहा है तो फिर कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं, आइनोट्रोप्स बोलते हैं, वो उनको लगाने पड़ते हैं। और अगर पेशेंट हार्ट फेलियर में जा रहा है तो उसकी अलग से दवाइयाँ होती हैं हार्ट फेलियर की, तो वो उनको देनी पड़ती हैं। लेकिन एज सून एज पेशेंट रीचेज द हॉस्पिटल, जब वो पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल, तो वहाँ पे जनरली कैथ लैब को रेडी रखा जाता है। तो अगर उनकी सिग्निफिकेंट वो ट्रोपोनिन की रिपोर्ट और ECG के बेस पे अगर उनको, जैसे ST एलिवेशन MI बोलते हैं, जिसमें कि पूरा का पूरा मसल जो होता है वो डेड होना शुरू हो जाता है, तो उसमें आर्टरी को तुरंत खोल देते हैं। फिर उसको कैथ लैब में ले जाके और पेशेंट की आर्टरी को तुरंत खोल देते हैं, जिससे कि ब्लड सप्लाई रिस्टोर हो जाती है। हाँ जी। अगर वो ब्लड सप्लाई रिस्टोर ना कर पाएँ कैथ लैब में, अगर आर्टरी इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वो स्टेंट से ना खुल सकती हैं, फिर उनको तुरंत बाईपास के लिए रिकमेंड कर देते हैं। तो फिर अगर तुरंत उनका बाईपास हो जाता है तो उनकी जो हार्ट के मसल को ब्लड मिलने से उनकी जो जान खतरे में पड़ गई थी वो बच जाते हैं, और उसके बाद लॉन्ग टर्म भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है जी। अब जैसे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एसिडिटी और इसको हार्ट प्रॉब्लम को लेके, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है जी। और आपको मैं एक इंसिडेंस बताऊंगा कि लास्ट ईयर मैं टोक्यो से आ रहा था जब फ्लाइट में,
कॉन्फ्रेंस अटेंड करके, तो एक मेरे जो को पैसेंजर थे वो उसमें बोर्ड किए प्लेन में, जी। और उनको कुछ एसिडिटी महसूस हुई ब्रेकफास्ट के बाद, और उन्होंने एरोस्टस को बोला तो उन्होंने उनको एंटासिड दे दिए। जी। उसके बाद दोबारा उनको हुई तो उन्होंने फिर से उनको एंटासिड दे दी। इस तरह 1 घंटा उनका जो है वो इस तरह से वेस्ट हो गया। पीरियड जो आप हाँ, कह रहे वेस्ट हो गया। और उसके बाद फिर वो जब ज़्यादा सीरियस हो गए तो एयर होस्टेस ने अनाउंस किया कि अगर कोई डॉक्टर बोर्ड पे हैं तो हमको बताओ। जी। तो मैं सबसे अगली सीट पे था, तो मैं तुरंत भाग के गया वो लास्ट सीट पे। उन्होंने जो होता है क्रू का सीट होता है उस पर उनको बिठाया रखा था। तो जैसे मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे पहुँचने तक वो पेशेंट जो थे ना कोलैप्स होने लग गए थे। तो वो कोलैप्स हुए, इमीडिएटली उनको हमने फ्लोर पे लेटा दिया, और उनकी पल्स भी नहीं थी और हार्ट बीट भी नहीं थी, और वो सांस भी नहीं ले रहे थे, तो उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया था। तो तुरंत मैंने उनको बताया कि इनको कार्डियक अरेस्ट है और हमको CPR करना पड़ेगा। तो फिर हम जो आर्टिफिशियल पंपिंग करके हार्ट को तो पंपिंग करके उनको रिवाइव करने के लिए एकदम से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अगर हम विदिन 3 मिनट्स सर्कुलेशन को रिस्टोर नहीं करते हैं तो ब्रेन हमेशा के लिए डेड हो जाता है 3 to 5 मिनट्स में। तो विद इन सेकेंड्स हमने उनको शुरू कर दिया। उसके बाद फिर मैं CPR भी करता रहा और उनको बताया कि ये इनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है और हमको कार्डियक फैसिलिटी में इनको तुरंत ले जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये इनकी डेथ हो जाएगी। तो फिर उन्होंने हमको बताया कि अभी तो हम सी पे हैं और यहाँ से नियरेस्ट लैंड जो है वो चाइना है, और चाइना जो है 3 आवर्स है। और मैंने उनको कहा कि हम चाइना अगर डाइवर्ट करते हैं फ़्लाइट को तो मुझे श्योर नहीं है कि वो मेरी बात मान लेंगे और इनको तुरंत वो देंगे मेडिकल फैसिलिटी। तो इसलिए मैंने उनको एडवाइस किया कि आप इंडिया में बताइए कि कहाँ पे नियरेस्ट है। तो उन्होंने कहा कि कैलकटा नियरेस्ट है, 5 आवर्स लगेंगे। तो फिर हमने तुरंत उनको वहाँ पे कैलकटा डाइवर्ट की फ़्लाइट, और 5 आवर्स हम उनको रिसेसिटेट करते रहे, उनको हमने अलाइव रखा। उसके बाद फिर हम वहाँ पे जब पहुँचे तो हमने उनकी जब एंजियोग्राफी हुई तो उसमें आर्टरी वो 100% बंद थी, उनकी LAD आर्टरी होती है ना जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो। हाँ, तो वो 100% बंद थी, तो उसको फिर खोला गया, फिर उसके बाद वो ठीक हो गए। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि वो गैस की प्रॉब्लम समझ के और वो हार्ट अटैक को पिकअप नहीं कर पाते और गोल्डन पीरियड भी निकल जाता है और पेशेंट कई बार कोलैप्स भी हो जाते हैं, कई बार वो परमानेंटली डैमेज होके फिर परमानेंट हार्ट फेलियर के पेशेंट बन जाते हैं। तो इसमें जो है ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम कभी भी डिस्कम्फर्ट हमारी छाती में हो, हाँ जी, तो कंप्रेशन की फीलिंग आती है। क्लासिकली हार्ट के पेशेंट के लिए बहुत सीवियर इंटेंसिटी का पेन भी हो सकता है जो रिलीव ना हो, 5-10 मिनट के बाद भी रिलीव नहीं हो रहा है, कंटिन्यूसली रह रहा है, रेस्टिंग कंडीशन में भी रह रहा है और ब्रेथलेसनेस हो सकती है, स्वेटिंग हो सकती है। लेकिन हर पेशेंट को क्लासिकल सिम्टम नहीं होते हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा भी अंदेशा है कि आपको इंडाइजेशन जो होता है, अगर उनकी पीछे एटियोलॉजी देखी जाए तो उनके सिम्टम सिमिलर हो सकते हैं लेकिन उनका कारण अलग अलग होता है। तो हार्ट अटैक आर्टरी की ब्लॉक होने से होता है, हाँ जी, लेकिन जिस टाइम हार्ट अटैक होता है तो उस टाइम जैसे सिमिलर प्रेसिपिटेटिंग कॉज स्ट्रेस भी हो सकता है। और जो पेशेंट को कई पेशेंट्स को जैसे कॉन्स्टेंटली जो उनको स्ट्रेस रहता है और जिनके रिस्क फैक्टर होते हैं, उन्हीं रिस्क फैक्टर की वजह से उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो एसिडिटी की प्रॉब्लम जो होती है वो पेट में जो हमारे स्टमक में एसिड रिफ्लक्स होता है उसकी वजह से होती है। तो क्योंकि उनके कारण सिमिलर है तो उनमें कन्फ्यूजन भी हो जाता है और उसको हम डिफरेंशिएट करना जो होता है, इवन एक बहुत ही मतलब जो क्वालिफाइड और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड कार्डियोलॉजिस्ट के लिए भी डिफ़िकल्ट होता है विदाउट द हेल्प ऑफ अदर इन्वेस्टिगेशंस। तो इसलिए हमको कभी भी ऐसा हो तो हमको यही मान के चलना चाहिए कि पहले हार्ट को रूल आउट करना है। अगर एक बार हार्ट के टेस्ट होकर रूल आउट हो गया, अगर आपका ECG ठीक है, आपके जो ST चेंजेस नहीं आ रहे हैं और आपको बाकी जो ऑब्जर्व करके उसमें कुछ सीरियल कई बार करना पड़ता है कि आपको कुछ घंटे ऑब्जर्व करना पड़ता है जिसमें कि आपकी मॉनिटरिंग चलती रहती है और फिर उसके बाद ये हम कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि ये हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, ये एसिडिटी है। तो उसमें कुछ फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी करनी पड़ती है कई बार रूल आउट करने के लिए। तो इसलिए
हमको ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर हमको कभी भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो हमको पहले ये मान के ही पहले हार्ट का ही मान के चलना चाहिए, और एक बार आपका रूल आउट हो जाए उसके बाद फिर आप निश्चिंत हो जाएंगे, तब आप उसको एचएलटीटी इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि वो फेटल भी हो सकता है। ओके सर। सर जैसे रिदम इशू लोगों को क्यों आता है? रिदम के इशू जो होते हैं ना, अब जैसे आपके घर में एक तो पानी की पाइप होती है जिसमें से कि पानी आता है, एक आपके बिजली की तारें होती हैं जिसमें से कि बिजली का करंट आता है जी। तो उसकी वजह से आपकी रोशनी भी आती है और आपके वो इक्विपमेंट भी सारे इलेक्ट्रिकल चलते हैं उससे। बिल्कुल। वैसे ही हमारे हार्ट में भी जो होता है, जो हमारे को ब्लड सप्लाई देते हैं मसल को, वो ब्लड वेसल्स होते हैं जो आर्टरीज होती हैं। जी सर। तो आर्टरीज में जो अगर ब्लड का कुछ प्रॉब्लम हो, ब्लॉकेज हो जाए तो उसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। लेकिन जो हमारी बिजली का करंट हार्ट में होता है जिसकी वजह से हार्ट पंप करता है, तो वो हमारा उसको हम जो बिजली का करंट जो होता है वो ऐसे नोड से शुरू होता है जी। तो उसको हम पेस मेकर बोलते हैं हार्ट का। जी, हाँ जी। तो वहाँ से करंट आगे जाता है, वो राइट एट्रियम से होके फिर उसके बाद एवी नोड में जाता है, फिर एवी नोड से वो वेंट्रिकल्स में जाता है जी। फिर बंडल ऑफ हिस्से होके फिर पुरकिंजे फाइबर्स में वो राइट और लेफ्ट बंडल में डिवाइड होके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जी। तो इस करंट में अगर कोई रुकावट आए तो उसकी वजह से जो है हमारा कई बार हार्ट ब्लॉक्स हो जाते हैं, और उस करंट में अगर कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए, कभी वो फास्ट हो जाए तो उसको हम टैकीआरिथमियाज बोलते हैं, अगर वो स्लो हो जाए तो उसको हम ब्रैडीआरिथमियाज बोलते हैं। तो इसमें जो होता है ये इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और एक बार कई बार इंटर रिलेटेड भी हो सकता है कि जैसे हमारी बिजली प्रोड्यूस करने के लिए वो पानी फोर्स से भेजते हैं तो टरबाइन घूमते हैं, फिर बिजली प्रोड्यूस होती है। वैसे ही हमारे हार्ट की जो ब्लड वेसल हैं वो ब्लड सप्लाई करते हैं, तो वो जो बिजली प्रोड्यूस करने वाले जो पॉइंट्स हैं उनको भी उसकी ज़रूरत होती है ब्लड की। तो कई बार जो होता है हमारे अगर आर्टरी में रुकावट हो उसकी वजह से भी रिदम की प्रॉब्लम आ जाती है, और कई बार हमारे जो बिजली का सर्किट है उसमें प्रॉब्लम हो उसकी वजह से भी आ जाती है। तो इसमें ये दोनों का इंटर रिलेटेड भी हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे किसी की सर्जरी हुई हो, बाईपास सर्जरी, तो भी रिदम इशू आने के चांसेस होते हैं? रिदम इशू के चांसेस होते हैं क्योंकि जब भी कोई हार्ट का मसल इरिटेबल होगा तो उसमें रिदम हो सकता है। और जैसे हमारी बॉडी में एड्रेनलिन होता है, एड्रेनलिन जो होता है वो और आइनोट्रोप्स होते हैं, अगर वो हाई लेवल पे उनका ब्लड में सर्कुलेट हो रहे हैं तब भी अरिथमिया हो सकता है। अगर हार्ट का मसल कमज़ोर है, अगर उनका पंपिंग कमज़ोर है तब भी अरिथमिया हो सकता है। या फिर कोई हार्ट का मसल में कई बार कोई इरिटेबल फोकस होता है जो कि एबनॉर्मल सिग्नल छोड़ना शुरू कर देता है, तो उसकी वजह से भी अरिथमिया हो सकता है। तो अरिथमिया के भी मल्टीपल कारण होते हैं, और फिर कुछ अरिथमिया होते हैं जो फेटल नहीं होते, कुछ अरिथमिया होते हैं जो फेटल होते हैं, फिर कुछ अरिथमिया होते हैं जो शॉकेबल होते हैं जिसमें कि अगर आप वो हमारे जो डीसी शॉक देते हैं और उसकी वजह से वो रिवर्ट हो जाते हैं। हाँ जी, कहते हैं पहले वो एक इंजेक्शन लगा देते हैं फिर उसके बाद प्रेसिंग करते हैं, वही ना शॉक का? हाँ, वो इंजेक्शन अलग चीज़ होती है, लेकिन जो होता है वो डिफिब्रिलेटर होता है जी। वो आजकल तो वो ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर भी मिलते हैं जो जैसे फ्लाइट्स में भी होते हैं वो। हाँ, और बाकी हर बड़े इंस्टीट्यूशन में मैंडेटरी है कि वो होने चाहिए। तो उससे लगाने से वो अपने आप ही हार्ट का रिदम देख लेता है और वो खुद ही बता देता है कि शॉक देना है कि नहीं देना। वो ऑटोमेटिकली दे देते हैं शॉक अगर ज़रूरत है। अगर नहीं ज़रूरत है तो फिर वो अनाउंस कर देंगे कि ये शॉकेबल नहीं है, तो फिर हमको CPR कंटिन्यू ही करना पड़ता है। जैसे जो लोग इस शॉक को, जिन लोगों को लगवाना पड़ता है, ज़रूरत होती है, तो इसमें सेफ़ रहने के चांसेस होते हैं या फिर नहीं? सेफ रहने के जिससे मतलब अगर किसी को जैसे बंद कर देते हैं ना, कहते हैं एक बार हार्ट फिर दोबारा शॉक लगता है, जैसे हार्ट को दोबारा उठाया जाता है, तो उसमें बचने के चांसेस होते हैं या फिर हाँ, नहीं? उसी से वो जब वो अरिथमिया जो होता है शॉक देने से वो ख़त्म हो जाता है, फिर हार्ट या तो वापस अपने रिदम में आ जाएगा। अगर वापस अपने रिदम में नहीं आता है तो फिर हम उसको रिससिटेशन कंटिन्यू करते हैं, CPR करते रहते हैं, या फिर उसको आर्टिफिशियली पेस भी कर सकते हैं। तो वो फिर जब तक वापस रिदम अपने आप लौटता नहीं है तब तक हम उसको रिससिटेशन उसकी कंटिन्यू करनी है। मतलब रिस्क भी होता है उसमें?
शॉक देने में रिस्क नहीं है, लेकिन उसके अगर हम बाद- नहीं देंगे शॉक तो फिर तो वो रिवाइव भी नहीं रिस्क है, होंगे। दोनों तरफ ही रिस्क है, हम कह हाँ, सकते शॉक देने में रिस्क नहीं होता, हैं जी। लेकिन अगर ना शॉक दें तो तो रिस्क उनको है। रिस्क है कि वो फिर रिवाइव नहीं होंगे, फिर उनकी डेथ हो जी जाएगी। जी सर, इंजियोप्लास्टी और कैबेज में जो फ़र्क है वो क्या है? मतलब इंजियोप्लास्टी ज़्यादा अच्छी रहती है लोगों के लिए, कैबेज? जो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ब्लाइंडली एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग वगैरह कराते रहते हैं, जी लेकिन जो है जैसे सिंपल मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आपके रोड में ट्रैफिक जैम हो जाता है, जी तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आप या तो फिर गाड़ियों को एक लाइन में पुलिस वाले खड़े करते हैं और लाइन में भेजना शुरू करते हैं, साइड वाले जो हॉकर्स हैं जिन्होंने रोड ऑक्यूपाई की है उसको हटा देते हैं, तो सड़क थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है। जी तो इस तरह से भी हम ट्रैफिक जैम रिलीव कर देते हैं। लेकिन जहाँ पे बहुत हैवी ट्रैफिक जैम्स होते हैं, रिपीटेड होते हैं, जी तो उसमें फिर ये लॉन्ग टर्म में कामयाब नहीं होता। तो फिर हम क्या करते हैं, हम फ्लाईओवर बना देते हैं। हाँ जी। तो फ्लाईओवर जो होता है वो एक जगह से रोड निकलती है और वो उसको बाईपास करके जी दूसरी जगह पे जाके मिल जाती है। तो जी। उसमें जो कंजेस्टेड एरिया होता है उसमें उसको वो बाईपास कर देती है। तो जी। सिमिलरली हार्ट में भी हम ऐसे करते हैं कि अगर तो वो एक ही जगह पे कोई थोड़ी बहुत ब्लॉकेज है जी जो स्टेंटेबल है तो उसको स्टेंट कर देते हैं। ओके। लेकिन जैसे इंडियंस में स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स में और बहुत सारे पेशेंट्स में जो होता है बहुत मल्टीपल लीजन्स होते हैं और जी। वो कैल्सीफाइड डिजीज़ होती है और कईयों का हार्ट का पंपिंग भी कम हो रहा होता है। जी तो उसमें बहुत सारी वर्ल्ड में स्टडीज़ हुई हैं, ट्रायल्स भी हुए हैं। जी तो उन्होंने ये पाया है कि जिसमें मल्टीपल ब्लॉकेजेस होती हैं और जिसमें डायबिटीज़ भी है, जिसमें हार्ट का पंपिंग भी कमज़ोर है, जी। या फिर कोई ऐसे पॉइंट पे है ब्लॉकेज जहाँ पे कि स्टेंटिंग करने से सडनली पेशेंट कोलैप्स जी। भी हो सकता है, तो उस केस में बाईपास रिकमेंडेड है, उसमें स्टेंटिंग से फ़ायदा नहीं होगा। ओके। और अगर जैसे किसी को हार्ट अटैक आ गया, अगर जी। उसकी एक नाली की ब्लॉक होने की वजह से है, अगर वो टाइम से आ जाते हैं हॉस्पिटल में, एंजियोग्राफी होती है, उसमें अगर लगता है कि स्टेंटिंग से ठीक हो जाएगा तो स्टेंटिंग ज़्यादा प्रेफरेबल है। जी। अगर किसी का बाईपास हो चुका है पहले और बाद में जैसे फॉलोअप में अगर वो रिस्क फैक्टर कंट्रोल नहीं करते हैं जी। तो दोबारा जैसे ग्राफ्ट्स में ब्लॉकेजेस आने लगती है, तो उसमें भी एंजियोग्राफी करने के बाद अगर वो स्टेंटेबल है तो स्टेंटिंग से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ओके। तो इसलिए ये दो मोडेलिटीज़ ऐसी हैं कि जिसमें कौन सी कंडीशन में कौन सी बेटर होगी ये जी। डिसाइड करने के लिए जो गाइडलाइन ये बोलती है 2011 से हमने एक कार्डियोवर्जन करके एक जी। ग्लोबल ट्रस्ट स्टार्ट किया था। तो जी उसी साल जो है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने भी ये रिकमेंड किया था कि जो जी। हार्ट के पेशेंट हैं उनका टीम अप्रोच से होना चाहिए ट्रीटमेंट। ओके। तो हम लोग ने ये इंटीग्रेटेड अप्रोच के लिए कि कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट के लिए क्या जी। करना चाहिए एज अ टीम, तो हमने ये शुरू किया था और उसका हमने फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस भी किया था यहाँ पे चंडीगढ़ में मैरियट में, जिसमें 22 कंट्रीज से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। जी। उसमें 46 जो टॉप के स्पीकर्स थे वो बाहर से आए थे जी। और 46 बाहर से आए थे और 55 इंडिया से आए थे ओके। और 400 से ज़्यादा डेलीगेट आए थे। जी। तो उसके बाद फिर हम एवरी ईयर हम डिफरेंट कंट्रीज़ में ये करते रहते हैं। हमने ऑरलैंडो में किया, फ्लोरिडा में, जी। हमने जापान में 3 टाइम्स किया, फिर सिंगापुर में 2 टाइम्स किया, जी। उसके बाद हमने दुबई में भी किया। तो इसमें पेरिस में हमने हाइब्रिड किया था कोविड के टाइम में। तो जी। हमारा पर्पज़ ये है कि लोगों में अवेयरनेस लाना कि ब्लाइंडली, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग जो है मल्टीपल स्टेंट्स डलवाते रहते हैं, जी। उसकी वजह से क्या होता है कि उनकी आर्टरीज़ में जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स जो होते हैं ना उसके फिर अच्छे नहीं होते।